अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम ट्रेडर्स खैरोफियत से होंगे। आज का चैप्टर नहायत अहम होने वाला है। आज का चैप्टर देखने के बाद आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। जी, आप सही सुन रहे हैं। जो चीज़ें आज बताई जाएंगी, क्योंकि आज फाइनल है आपका ना, पहले सारी बुनियादी चीज़ें, फिर उससे एडवांस, फिर उससे एडवांस, फिर उससे एडवांस। और आज के चैप्टर में आपको ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जिनके ऊपर सिर्फ प्रैक्टिस बाकी रह जाएगी। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसका मतलब है कि आप एक अच्छे और कामयाब ट्रेडर बनना शुरू हो गए हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक इम्प्रूवमेंट। प्रैक्टिस जो है वो परफेक्ट तो नहीं कर सकती बंदे को, लेकिन इम्प्रूवमेंट लेके आती है स्टेप बाय स्टेप। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनालिसिस, यानी कि जो एनालिसिस हैं इनकी कितनी इकसाम है। आमतौर पर एनालिसिस को 3 इकसाम में तकसीम किया गया है। आज हम दो के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, क्योंकि आम तौर पर ये दो एनालिसिस हैं जो कि ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। एक सेंटिमेंटल एनालिसिस भी है, इस पे ज़रा मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे। डिटेल जो है वो इस पे फिर किसी और चैप्टर में आ जाएगी। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस ऐसा एनालिसिस है जिसके ऊपर हम सारी की सारी प्रेडिक्शन जो है चार्ट को देखकर और चार्ट के पैटर्न्स को देखकर और चार्ट के साबका रिकॉर्ड्स को देखकर, इंडिकेटर्स को देखकर, इन तमाम चीज़ों को देखकर जो हमें ग्राफ के ऊपर नज़र आ रही होती हैं, उन तमाम चीज़ों से जो हम नतीजा अखज़ करते हैं वो सारे का सारा टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है। जिस तरह आपने साबका चैप्टर्स में पढ़े हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना, और उसके अलावा ट्रेंड कौन कौन से हैं, इंडिकेटर्स के बारे में भी बताया पिछले चैप्टर्स में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आती हैं। हम जिस पेयर पे काम करना चाहते हैं उस पेयर को ओपन करते हैं, उसके चार्ट को देखते हैं कि ये पेयर जो है वो कहाँ से ऊपर गया था और कहाँ से नीचे गया था। जिस तरह अभी आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ये तमाम चीजें हम देख सकते हैं। देख के फिर एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहली ये चीज जो है जी, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन आप लोगों को बेशुमार जगह के ऊपर देखने में मिलेगा कि प्राइस एक्शन बेसिकली प्राइस एक्शन है क्या, या टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन है क्या। ये ऐसे तमाम एनालिसिस जो कि मार्केट के ग्राफ के साबका रिकॉर्ड को देख के आने वाले वक्त के मुताबिक प्रेडिक्शन की जाती है, वो सारी चीज प्राइस एक्शन कहलाती है। जैसा कि एक मार्केट गिर के उठी, आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस में पढ़ लिया, हमें पता चल गया कि यार ये मार्केट की सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से उठती है, और ये रेजिस्टेंस है, यहाँ तक जा सकती है। ये दो चीजें हमें मिल गई, एक सपोर्ट मिल गई और एक रेजिस्टेंस मिल गई। ये चीजें ऐसी हैं जिनकी बेस पे हम दोबारा आने वाली जो मार्केट की हरकत है उसको जज कर सकते हैं। यानी कि मार्केट जो है सपोर्ट से उठी, सपोर्ट से उठ के रेजिस्टेंस के ऊपर गई, हमारे पास दो लेवल आ गए कि यार मार्केट जो है इस जगह से उठ सकती है और इस जगह तक जा सकती है। अब हम एनालिसिस कर सकते हैं कि जब मार्केट जिस जगह से मार्केट पहले उठी है, अगर दोबारा उसी लेवल पे जाएगी, वो हमारे पास एक सपोर्ट होगी। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि चांसेस हैं, क्योंकि पहले जो है इस जगह से करेंसी जो थी ऊपर गई थी, अब दोबारा भी है इस जगह से ऊपर जा सकती है। ये एनालिसिस कर सकते हैं। ये चीज टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है और इसको प्राइस एक्शन भी कहते हैं। उसके अलावा चार्ट पैटर्न्स हैं, उसमें क्या होता है कि हम ये सारी की सारी चीजें जो हैं मार्केट के साबका रिकॉर्ड को स्टडी करके बनाई जाती हैं। चार्ट पैटर्न्स हो गया, और उसके अलावा प्राइस एक्शन है, कैंडल स्टडी है, ट्रेंड है। ये साबका रिकॉर्ड के मुताबिक जो हमें नॉलेज मिलता है कि यार ये पहले जब इस तरह का चार्ट बना था, उनको फिर मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। हेड एंड शोल्डर बन गया, डबल बॉटम बन गया, डबल टॉप बन गया, ये चैनल बन गया, वो चैनल बन गया। इनकी डिटेल भी आपको आगे वीडियोस में मिल जाएगी। उन चैनल्स को नाम दे दिया जाता है कि ये मग बन गया, या फ्लैग बन गया, या बुलिश फ्लैग बन गया। ये सारी की सारी जो स्टडी है मार्केट के साबका रिकॉर्ड से ली जाती है कि मार्केट में जब इस तरह का ग्राफ बना था उसके बाद मार्केट ने क्या किया था, जब फलां तरह का ग्राफ बना था मार्केट में उसके बाद उसने क्या किया था। ये चीजें आ जाती हैं चार्ट पैटर्न्स के अंदर। और कैंडल स्टडी भी साबका कैंडल्स को देख के की जाती है कि जब इस तरह की कैंडल बनी थी और उसके बाद इस तरह की कैंडल बनी थी तो मार्केट ऊपर गई थी,
या नीचे गई थी। तो इस तरह के डाटा को इकट्ठा करके मुख्तलफ ट्रेडर्स, मुख्तलफ एनालिस्ट अपनी अपनी कैंडल स्टडी बनाते हैं, अपने अपने चार्ट पैटर्न्स बनाते हैं और अपने अपने इंडिकेटर्स बनाते हैं। ये सारे का सारा रिकॉर्ड हमें सिर्फ और सिर्फ ग्राफ को देखने से मिलता है। इसको टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। इसमें इंडिकेटर भी आ जाता है, ट्रेंड्स भी आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, और हमने इंटर कहाँ से होना, पहले मार्केट जब वहां से गई थी या उसने लेवल ब्रेक किया था तो कहाँ पर एग्जिट होना बेहतर था। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं ना कि यार ये सपोर्ट बनी, मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर उस सपोर्ट को तोड़ गई। उसका भी हमारे पास हल होना चाहिए कि अगर आने वाले सपोर्ट के ऊपर हमने बाय किया है तो बाय लाजमी तो नहीं है मार्केट वहां से उठेगी, ये तो एनालिसिस है 100%, तो इसमें कुछ भी नहीं है। हमने अपने अकाउंट के मुताबिक, अपनी इक्विटी के मुताबिक और अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग चांस लेना है। $1000 है तो $5 का चांस लिया, सपोर्ट ब्रेक हुई, हम एग्जिट हो गए, दोबारा फिर कोई और ट्रेड देखेंगे। ये सारे का सारा डाटा जो है, जो एनालिसिस मार्केट के साबका रिकॉर्ड से अखज किया जाता है, वो एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस की डिटेल जो है वो हमें कैसे मिलेगी? आज का चैप्टर बज़ाहिर तो आपको नजर आ रहा है ना कि एक चैप्टर है, ये एक चैप्टर नहीं है, बेशुमार चीजें इसके साथ लिंक्ड हैं। जैसा कि हमारे ये भी टोटल स्मार्ट फॉरेक्स कोर्स के 10 चैप्टर्स हैं, बज़ाहिर आपको ये 10 चैप्टर्स नजर आएंगे, लेकिन हमारे काफी सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो इनके साथ कनेक्टेड हैं, जो कि आपको देखने जरूरी हैं आपके लिए, क्योंकि ये सारी डिटेल जो है हमें डिफरेंट चैप्टर्स में मिलेगी। उन सारी चीज़ों को देखने के बाद, उनके ऊपर प्रैक्टिस करने के बाद आप एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। अब टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर हमारे 5 मेजर ट्यूटोरियल्स पड़े हैं। उनमें मार्केट स्ट्रक्चर है, मार्केट स्ट्रक्चर देखें आपको समझ आएगी कि मार्केट जो है उसको कैसे ट्रेड करना है। RSI डोमिनेंट कोर्स है, उसमें कैंडल्स की स्टडी है कि इस तरह की कैंडल्स जो हैं वो बनती हैं, बाय में कैसे इनको, इनसे फायदा लेना है, सेल कैसे इनकी मदद से करनी है। सप्लाई एंड डिमांड है कि मार्केट की सप्लाई कहाँ पर होती है, डिमांड कहाँ पर होती है। डाइवर्जेंस की जो स्ट्रेटजी है वो मौजूद है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये 5 स्ट्रेटजीज जो हैं वो मेजर हैं। इनके अलावा भी कुछ स्ट्रेटजीज पड़ी हैं, जिस तरह RSI की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है और SW स्ट्रेटजी है। अभी आप उन पे बेशक ना जाएं, इन पांचों के ऊपर फोकस करें। ये सारी की सारी आपको टेक्निकल एनालिसिस करने का तरीका सिखा देंगी। इन 5 मेथड्स को देख के, इन पांचों चीज़ों को सीख के, इनके ऊपर प्रैक्टिस करके, इनके कम्बिनेशंस बना के, मिसाल देते हैं कम्बिनेशन कैसे बनेगा। डिमांड जोन है, वहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ आपको डोमिनेट मिल गई, तो 2-3 एविडेंस मिल जाएंगे। इन 5 स्ट्रेटजीज में से आप दो दो मिक्स भी हो जाती हैं, समटाइम ना दोनों के एविडेंस मिल जाते हैं। मिसाल देते हैं डाइवर्जेंस बन गई, फिर डोमिनेंट बन गई, आपको डबल कंफर्मेशन होगी। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, साथ डोमिनेंट बन गई, आपको और फायदा हो गया। मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर है, वहां पर आपको डोमिनेंट मिल गई, तो उससे आपके काम में मजीद निखार आएगा। यानी कि इन पांचों को सीख के, इनके ऊपर प्रैक्टिस करके, आप इनको एक दूसरे के साथ अटैच करके, कंबाइन करके काम करेंगे तो आपके काम में ज़्यादा निखार आएगा। क्योंकि जितने ज़्यादा आपको एविडेंस मिलेंगे आपके ट्रेड के विन करने के, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे। अच्छा, अब ये तो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मार्केट के ग्राफ को, मार्केट के साबका रिकॉर्ड को, मार्केट की सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के हम प्रेडिक्ट करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि ट्रेड करने के लिए हमें मज़ीद मदद कर सकती हैं। यहाँ ये सारी चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस के साथ मैच करके हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर ये तमाम मेथड के साथ हमें बाय मिल रही है और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आने वाली है, हो सकता है न्यूज़ जो है वो उस लेवल को ब्रेक कर दे, तो ये जो है नाकाफ़ी होती हैं। हमें मज़ीद एविडेंस लेने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर जाना पड़ता है। हाँ, अगर आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आता, आप सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल ट्रेडर्स हैं, तो आपने क्या करना है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जब होगी तो उस वक्त, उस दिन काम नहीं करना, क्योंकि न्यूज़ का नहीं पता होता, बल्कि न्यूज़ को प्रेडिक्ट किया ही नहीं जा सकता। बहुत कम चांसेस होते हैं कि न्यूज़ को आने से पहले प्रेडिक्ट कर लिया जाए, उसका सिर्फ इंतज़ार ही हो सकता है। अच्छा जी, आगे आ जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। ऐसा एनालिसिस जो कि उस मुल्क की मईशत को देख के किया जाता है। इसमें ग्राफ जो है उसको साइड पे रख के देखा जाता है कि उस मुल्क की, जिस करेंसी को हम बाय करना चाह रहे हैं, उस मुल्क की इंटरनेशनल ट्रेड कैसे चल रही है, उस मुल्क की GDP कैसे चल रही है,
उस मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो कैसी है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये करेंसी जो है मुस्तकबिल में या आने वाले दिनों में ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। जिस तरह जी फंडामेंटल एनालिसिस में इकोनॉमिक, इंडस्ट्री, कंपनी एनालिसिस, जीडीपी, इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज, आरबीआई पॉलिसीज, फाइनेंशियल एनालिस्ट और ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, इन तमाम चीज़ों को देख के हम ये जज कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये करेंसी जो है वो कहाँ जा सकती है। अच्छा, जितनी भी ये तमाम न्यूज़ हैं इनको स्टडी करने का जो बेस्ट वे है, जो शेड्यूल्ड न्यूज़ हैं, वो सारी की सारी आपको forexfactory.com के ऊपर जाके मिल जाएंगी। इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाली न्यूज़ जो है, डॉलर की न्यूज़ इस दिन है और पाउंड की इस दिन है, यूरो की इस दिन है। ये तमाम न्यूज़ें कब कब हैं और इनसे क्या क्या हो सकता है। अच्छा, जो भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होगी मैं मुख्तसर बता दूं आपको, डिटेल आपको फॉरेक्स फैक्ट्री की वीडियो में हमारी में मिल जाएगी, उसमें आप इसको डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, जो बेस्ट वे होता है, बेस्ट वे क्या होता है, आपने ट्रेड लेनी है, मिसाल देते हैं आप डॉलर बाय करना चाह रहे हैं, सॉरी डॉलर तो बाय नहीं होगा, आप यूरो बाय करना चाह रहे हैं। तो यूरो अगर बाय करना है उसके लिए डॉलर की नेगेटिव न्यूज़ आपको चाहिए, यूरो की पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए। आपका एनालिसिस जो है वो कह रहा है कि यार ये इस वक्त बहुत अच्छे सपोर्ट जोन पे है या डिमांड जोन पे है, यूरो को बाय कर लेना चाहिए। लेकिन जिस वक्त आपके सामने ये मार्केट का स्ट्रक्चर बना है, मार्केट अच्छे डिमांड जोन पे या सपोर्ट जोन पे है, आप चाह रहे हैं कि यार इसको बाय किया जाए, फिर उसके 2 घंटे बाद हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है डॉलर की या यूरो की, तो इसका मतलब है कि न्यूज़ के अंदर जो सेटअप है वो फेल भी हो सकता है, क्योंकि न्यूज़ जो होती है वो टेक्निकल सेटअप को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो उसका सही हल क्या है, अगर मार्केट एक अच्छे डिमांड जोन पे आपको मिल गई है और आप उसको बाय करना चाहते हैं, आप अगर लो रिस्क काम करना चाहते हैं, आप न्यूज का वेट करें। अगर न्यूज के अंदर डॉलर नेगेटिव आता है तो आपका मतलब है कि आपने जो एनालिसिस किया था वो वैलिड है, आप पहले ही यूरो को बाय करना चाह रहे हैं और अच्छे डिमांड जोन पे है, अच्छे सपोर्ट पे है, ऊपर से आपको डॉलर की नेगेटिव न्यूज़ मिल जाती है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस मैच हो जाएगा, आप ट्रेड कर सकते हैं। अदर हैंड आप देखते हैं कि यार यूरो तो डिमांड जोन पे है और इसको बाय करना है, लेकिन न्यूज़ को देख के करते हैं, न्यूज़ में डॉलर आ जाता है पॉजिटिव, इसका मतलब है कि फंडामेंटल और टेक्निकल एक दूसरे के ओपोजिट हो गए। टेक्निकल एनालिसिस कह रहा है कि इसको यूरो को बाय करें, लेकिन डॉलर की न्यूज़ भी अब आ गई है पॉजिटिव, तो अब क्या किया जाए। तो ऐसे में इंतज़ार ही करना बेहतर है। अगर मिस मैचिंग आ जाए, ट्रेड कौन सा मजबूरी है करना, एक बंदा मिसाल देते हैं, एक बंदा पूरा हफ्ता खप के 15 ट्रेड्स उठाता है और जब मंडे आता है विड्रा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचा होता, उसने अगर $1,000 डिपॉजिट किया था, उसके पास तो 900 होता है। एक बंदा कुछ भी नहीं करता, सिर्फ हफ्ते के अंदर 2-4 ट्रेड्स उठाता है, उसने पहले वाले बंदे ने अपना 1,900 किया हुआ है, वो 2-4 ट्रेड उठाता है, उसने अपना 1,000 जो है वो 1,100 किया हुआ है। तो मकसद ट्रेड्स करना नहीं होता, मकसद प्रॉफिट करना होता है। जब तक आपको किसी भी ट्रेड पे कॉन्फिडेंस ना आए उसको बाय ना करें। कंफ्यूजन है, डबल माइंडेड है, न्यूज़ कुछ कह रही है, ग्राफ कुछ कह रहा है, तो ना बाय करें, वेट कर लें, अच्छे मौके का इंतजार कर लें। अगर हफ्ते में एक ट्रेड भी अच्छी मिली हो आपको, आपने 200 पिप्स ले लिए हों उससे, तो इनाफ है, बजाय कि आप 20 ट्रेड्स करके उनमें से आपके 10 SL हो रहे हैं, 10 TP हो रहे हैं, बचा कुछ भी नहीं। एक बंदे ने एक ट्रेड की अच्छी, वो प्रॉफिट बना के साइड पे होगा, तो वो बेस्ट है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जी ट्वीट्स आ जाते हैं। अब फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड न्यूज़ होंगी, जो कि एक सीक्वेंस के साथ आ रही हैं और उनका एक शेड्यूल्ड बना हुआ है, उनकी डेट शीट आई हुई है। तो कुछ न्यूज़ जो अचानक आ सकती हैं, उसके लिए ट्वीट्स जो हैं, कुछ अहम ट्वीट्स जो कि आप एक अच्छे ट्रेडर के लिए ज़रूरी हैं कि वो उन सबको उन्हें फॉलो किया हो। इसके बाद जो रेगुलर न्यूज़ हैं फॉरेक्स फैक्ट्री से हट के, कोई किसी भी वक्त करंट अफेयर जो हैं वो देखने हो आपने, उसके लिए आप बीबीसी या सीएनएन के ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि बीबीसी और सीएनएन जो है इसके ऊपर वो तमाम न्यूज़ मौजूद होती हैं जो करंट चल रही होती हैं। अच्छा, फॉरेक्स के अंदर मेजर न्यूज़ होती हैं एफओएमसी, एनएफपी, सीपीआई, जीडीपी। जब ये न्यूज़ हों उस दिन आपने केयरफुल रहना है। अगर ट्रेड करनी है तो बहुत छोटे लॉट साइज से और बहुत छोटे स्टॉप लॉस वाली ट्रेड करनी है, और जब ये न्यूज़ आ जाएं उससे मार्केट की डायरेक्शन क्लियर हो जाती है। तो जब न्यूज़ वाले दिन अव्वल तो अवॉइड करें, लेकिन अगर आपका टारगेट नहीं पूरा या आप चांस लेना चाहते हैं
तो बिल्कुल लो रिस्क चांस लें और छोटे एसएल वाली ट्रेड देखें। जब न्यूज़ आ जाएगी तो डायरेक्शन क्लियर हो जाती है, फिर उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। अच्छा, अब इन तमाम खबरों को आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं, उसकी तमाम की तमाम वीडियोस जो हैं आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे, फॉरेक्स फंडामेंटल उधर फोल्डर है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा कि फॉरेक्स फैक्ट्री जो है उसको कैसे हमने जानना है, उसको कैसे स्टडी करना है, और जो अहम खबरें हैं वो कौन कौन सी होती हैं और उनके क्या क्या असरात हो सकते हैं, और जो अहम ट्वीट्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है वो कौन कौन से हैं। ट्विटर अकाउंट भी आपका आज बनना चाहिए, और जो ट्वीट्स उसमें बताए गए हैं वो सारे के सारे आपके लिए देखना जरूरी है। तो आज वाले चैप्टर में आपको बहुत सारा काम मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ जो ये आधे पौने घंटे का लेक्चर है, ये आज का लेक्चर यही है। तो इसके साथ बेशुमार चीजें लिंक्ड हैं जो कि कह लेंगे ये तकरीबन एक दिन का आपका काम बनेगा। आप सारी वीडियोस को एक सीक्वेंस के साथ देखें। एक दफा देखने से कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, डायरी पेंसिल अपने पास रखें, 2 दफा देखें, 3 दफा देखें, स्लो स्लो देखें, एक हफ्ते में देख लें, बजाय कि इन सारी वीडियोस को देखने के बाद कुछ भी पता ना हो। स्लो स्लो देखें, अपना अपने हिसाब से रूटीन बना के एक एक करके देख लें, एक हफ्ते में देखें, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उतना खाएं जितना हजम हो सके। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि आपने लाजमी सब्सक्राइब करने हैं और बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। ये मेरे चैनल्स नहीं है, ये एक तो वाइट हाउस है अमेरिका की, जो भी कॉन्फ्रेंस होगी, जो स्पीचेस होती हैं हाई इम्पैक्ट, वो आपको फेडरल रिजर्व के यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी या आपको वाइट हाउस के यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी। आप लाइव जो है वो रिजल्ट्स देख सकते हैं कि करेंसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अच्छा, सेंटिमेंटल एनालिसिस जो है आखिर पे ये आ जाता है। आम तौर पर दो एनालिसिस ही आपको मिलेंगे देखने में, सुनने में, पढ़ने में। सेंटिमेंटल एनालिसिस बेसिकली एक और किस्म का एनालिसिस है, इसके ऊपर कम काम किया जाता है क्योंकि ये बड़ी दूर अंदेशी वाला काम है। अच्छा, सेंटिमेंटल एनालिसिस का मतलब है कि मार्केट का रवैया जो है वो जज करना। सेंटिमेंट जो है कुछ ऐसे होते हैं जो कि आप देखेंगे कि तमाम अदर एनालिसिस को फेल कर देंगे। सम टाइम क्या होगा, मार्केट जो है वो एक ही साइड पे निकलेगी, हायर हाई हायर हाई। आप रेजिस्टेंस निकाल लगाएंगे वो तोड़ देगी, आप अगली रेजिस्टेंस लगाएंगे वो तोड़ देगी। तो सम टाइम मार्केट का एटीट्यूड ऐसा हो जाता है। ऐसा बहुत कम देखने में मिलता है। कोई ज्यादा हाई इम्पैक्ट की चीजें हों आने वाले दिनों में तो उससे क्या होता है, मार्केट जो है वो सेंटिमेंटल एनालिसिस को फॉलो करती है और लेवल्स वगैरह, स्ट्रक्चर्स वगैरह सारा कुछ तोड़ देती है। आप सपोर्ट लगाएंगे, सपोर्ट टूट जाएगी, आप उससे नीचे वाली सपोर्ट लगाएंगे वो भी टूट जाएगी। उसका मतलब होता है कि मार्केट के अंदर कुछ हलचल है, कुछ आने वाले दिनों में कुछ ऐसा हो सकता है जिसके ऊपर मार्केट जो है वो अभी अपना रवैया जो है वो शो कर रही है। इसकी मिसाल दे देते हैं, जैसे कि अभी जब रशिया और यूक्रेन का मसला बना था, इन्होंने एक दूसरे पे मिसाइल वगैरह मारने शुरू कर दिए थे, तो एक जो अवाम है, पब्लिक है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैनिक हो जाते हैं। वो सोचते हैं पता नहीं क्या होगा, थर्ड वार का जो है वो मामला शुरू हो गया था। न्यूज़ जो है वो बड़ी डेंजरस डेंजरस जनरेट हो रही थी। ये कहा जा रहा था कि अभी जो है वो थर्ड वार लग जाएगी, रशिया और यूक्रेन एक दूसरे को तबाह कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मार्केट के अंदर पैनिक क्रिएट हो जाती है। टेक्निकल आप देखेंगे कि यार यहाँ पर तो गोल्ड आ गया, इसको सेल करना चाहिए, न्यूज़ भी कोई इतनी खास नहीं होंगी, लेकिन ऐसी पैनिक क्रिएट हो जाएगी मार्केट के अंदर जिससे हर बंदा जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ नहीं समझेगा। जो करेंसीज होती हैं वो ऐसी कंडीशन में कंफ्यूजन का शिकार हो जाती हैं। हर बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि पता नहीं डॉलर का क्या बनेगा, यूरो का क्या बनेगा। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इन्वेस्टर जो है वो गोल्ड के ऊपर मूव करना शुरू कर देता है। तो फिर गोल्ड नहीं देखता कि कोई सपोर्ट आ गई है या कोई रेजिस्टेंस आ गई है, फिर गोल्ड निकल जाता है। उसमें तो गोल्ड ने ऊपर को निकलना होता है। अगर वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम चल रही है दुनिया के अंदर तो गोल्ड नहीं देखेगा कोई भी सपोर्ट, कोई भी सप्लाई जोन, गोल्ड निकल जाएगा ऊपर। तो ऐसी कुछ चीजें जब मार्केट के अंदर हों, आपका कोई एक आध स्टॉप लॉस हिट हो गया, दूसरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर सब्र करें। अव्वल तो एक स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो फिर देखें कि मार्केट करना क्या चाह रही है। तो कभी भी आप लोगों ने ये बिलीव नहीं करना कि यार मार्केट जो है बहुत हाई के ऊपर चली गई है, इसको सेल कर दें। फॉरेक्स के अंदर कहा जाता है ना कि 90% जो लोग हैं वो लूजर्स हैं। वो ऐसे ही हैं, वो डेली बेस पे अपना नुकसान नहीं करते। जो इसी तरह के सेंटिमेंटल एनालिसिस होते हैं
उसमें नए लोग क्या समझते हैं कि यार मार्केट जो है वो बहुत ऊपर चलेगी, ये तो जी ऑल टाइम हाई पे है। तो वहां पर नए लोग क्या करते हैं, अपना लॉट साइज भूल जाते हैं कि यार मैं नहीं, अब मेरा रिस्क ये है, मेरा $1000 का अकाउंट है, मैं 0.01 की 2-3 ट्रेड लूंगा, $10-15 के फायदे या नुकसान से बाहर आ जाऊंगा। वो देखते हैं गोल्ड तो आसमानों पर पहुंच गया है, वो क्या करते हैं, आधी लाट लगा देते हैं, हाफ या एक स्टैंडर्ड लगा देते हैं। तो मार्केट ऑलरेडी पैनिक होती है, गोल्ड सुपर बुलिश होता है, तो लोगों को गोल्ड उड़ा देता है। तो जर्नल 90% जो लोग हैं वो लूजर हैं। वो ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही नुकसान, वो ओवरऑल लॉस के अंदर होते हैं। आम रूटीन में तो आप लोग, हर बंदा प्रॉफिट बनाता रहता है, या थोड़ा सा नुकसान कर लिया, थोड़ा सा फायदा कर लिया। लेकिन जो ऐसी कंडीशंस होती हैं, ओवरऑल जो नतीजा निकलता है वो 90% लोग जो हैं वो नुकसान में होते हैं। उसकी कंडीशन यही होती है कि अगर आप जब भी अपना रिस्क एंड रिवार्ड भूलेंगे, मार्केट हाई पे निकल गई, आपने सेल डाल दी, बड़ी सेल डाल दी, मार्केट बहुत डाउन आ गई, आपने बाय कर लिया, आपने अपना डेली रिस्क भूल गए कि मैं जो है इतने नुकसान पर एग्जिट होना है। आप सोच रहे हैं कि मार्केट गिर रही है, अभी तो उठेगी, अभी तो उठेगी, अभी तो उठेगी। ऐसे करते करते 1000 वाले का 200 माइनस हो जाता है, वो क्लोज नहीं करता, 400 माइनस हो जाता है, क्लोज नहीं करता। तो बात करने का मकसद यह है कि फॉरेक्स एक ऐसी चीज है, अगर साल में 364 दिन है या 365 दिन है, आप 360 दिन फुल सही तरीके से काम करते हैं। एक दिन मार्केट जो है वो अपसेट हो जाती है, सेंटिमेंटल जो है वो मार्केट के मुताबिक नहीं रहते, तो आप अपना लार्ज साइज और मनी मैनेजमेंट का प्लान भूल जाते हैं, तो मार्केट तो आपके पूरे एक साल की आमदन ले जाएगी। तो कभी भी अपना डेली का रिस्क नहीं भूलना। मार्केट जो है कभी भी किसी भी एक डायरेक्शन को निकल सकती है। मार्केट के ग्राफ पे जाके चेक करें, आपको हर साल में को 2-4 ऐसे वाकयात मिल जाएंगे जिसमें मार्केट ना तो सपोर्ट देखती है ना रेजिस्टेंस देखती है, एक ही साइड पे निकल जाती है, फिर नए लोग जो हैं वो अकाउंट उड़ा के नेगेटिव हो जाते हैं। कसूर उसमें मार्केट का भी थोड़ा सा होता है, ज्यादा कसूर हमारा होता है। हमारा जब टारगेट है कि यार 1000 है मेरा, मैं डेली के 20 लेने हैं या 10-20 देने हैं, तो आप उतने दे के एग्जिट हो जाएं, फिर देखें कल को मार्केट क्या कर रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग काम करें। अगर आप रिवर्सल के इंतजार पे बैठ जाएंगे तो कभी भी आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, आप फॉरेक्स को नेगेटिव होके छोड़ देंगे। आपके असाब मजबूत होने चाहिए, आपका मनी मैनेजमेंट का प्लान स्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो एक और एग्जांपल दे दूं, जब कोरोना आया जी, कोरोना शुरू हुआ तो लॉकडाउन लग गया। अब यहाँ पर सेंटिमेंटल एनालिसिस क्या था, लोग सोचते नहीं है, ये स्मार्ट मनी वाले या जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका माइंड जाता है उस साइड पे। हमारे जैसा तो सोचेगा भी नहीं कि जो कोरोना आ गया है इसका इम्पैक्ट, अगर असरात शुरू हो गए हैं, अभी हर कंट्री में 100-100 लोगों को कोरोना हो गया है, हम तो दूर अंदेशी पे जाएंगे ही नहीं। लेकिन जो स्मार्ट मनी वाले लोग हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो एनालिसिस करेंगे, अगर कोरोना फैल गया तो उससे क्या होगा, वैक्सीन किस मुल्क ने बनानी है, या अगर हर मुल्क के अंदर कोई हजारों लोगों को कोरोना हो गया, उससे दुनिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो कोरोना आया, पूरी दुनिया में तेजी से फैल गया, तो अब सेंटिमेंटल एनालिसिस वहां पे क्या कह रहे थे, जिन लोगों को दूरंदेशी का आइडिया था वो सोच रहे थे कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, मुल्क बंद हो जाएगा, गोल्ड ऊपर जा सकता है, या जब सारी पूरी दुनिया की ट्रांसपोर्टेशन रुक गई, सारे जहाज रुक गए, गाड़ियां रुक गई, ट्रेन रुक गई, तो जो ऑयल है वो तो उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। पूरी दुनिया के लोगों, लॉकडाउन लग गया, करंतना हो गए, अपने अपने घरों में बंद है। तो उससे आपको आइडिया होगा कि जहाँ से जो कानें होती हैं ऑयल की, अगर वहां से ऑयल ना निकले तो वो डेड हो जाती हैं, तो ऑयल निकालना भी मजबूरी है। वहां से ऑयल निकाल रहे हैं, वो निकालना पड़ना है मशीनों को, वो सारा सिस्टम उनका डिस्टर्ब हो जाता है अगर रूटीन से हट जाएंगे। ऑयल की कानें जो हैं वो डेड होने के चांसेस होते हैं। तो उन्होंने उन्होंने ऑयल निकालना था, और उन्होंने तो ऑयल निकालना ही निकालना था। तो जब उसकी आगे डिमांड ही नहीं है तो क्या होना था, ऑयल की कीमत ऐसा हुआ कि बड़ी तेजी से गिरी। आप देख सकते हैं ग्राफ 2, 4, 5, 7 डॉलर पे पहुंच गई थी। तो ये दूरंदेशी जिन लोगों ने देखी होगी, उन्होंने क्या किया, जिन लोगों ने सेंटिमेंट को समझा, उन्होंने इसको बाय नहीं किया, उसके गिरने का इंतजार किया या उसकी सेल ली। जब वो 4, 5, 6 डॉलर पे आ गया वहां पे उन्होंने बाय किया। तो ये चीज़ होती है दूरंदेशी जो है, ये रेगुलर चीज़ों से हट के की जाती है, ये चीज़ सेंटिमेंटल एनालिसिस कहलाती है। टॉपिक लंबा हो गया, मेरा आइडिया नहीं था मुझे कि मैं इस पे इतनी डिटेल डिस्कशन करूंगा। मैं तो, मुझे सरसरी सा था कि इसके ऊपर जो है ना मुख्तसर सा इसका आइडिया दे दूं, लेकिन उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो
काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। सेंटिमेंटल एनालिसिस पे कोई बात नहीं करता, मेरा ख्याल आता ही नहीं, पता नहीं किसी को। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि दूर अंदेशी से देखी जाती हैं, या किसी मुल्क में हम आइडिया लगा लें कि ये जो चीज़ें जो हैं इस मुल्क में बन रही हैं, तो उस मुल्क में इनकी पैदावार नहीं है, तो आने वाले 2-4 साल में क्या हो सकता है, ये चीज़ सेंटिमेंटल एनालिसिस कहलाती है। आज की जो क्लास थी इसके अंदर मैंने तमाम चीज़ें कवर करने की कोशिश की, इन तमाम चीज़ों का आपको ओवरव्यू दे दिया है। जो टेक्निकल एनालिसिस की चीज़ें हैं वो आप प्ले स्टोर में जाके, हमारी सॉरी प्ले लिस्ट के अंदर जाके वो सारी चेक कर लेंगे। और जो फंडामेंटल एनालिसिस की मैंने चीज़ें बताई हैं, फंडामेंटल का ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। जो फंडामेंटल के लिए आपको मटेरियल चाहिए वो हमारी लिस्ट के अंदर मौजूद है, तो मैं कोशिश करता हूँ उनके लिंक भी दे दूँ। आप उन तमाम चीज़ों को तहम्मुल के साथ और रिलैक्स होके स्टडी करें। उम्मीद है कि आज की वीडियो ने आपके काफ़ी ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर किए होंगे। तो हमारा फेसबुक ग्रुप मौजूद है, इन तमाम चीज़ों को सीखें, इनकी प्रैक्टिस करें। और बैक टेस्टिंग का तरीका भी मैंने बताया हुआ है। एनालिसिस को सीखें, सीखने के बाद उसकी बैक टेस्टिंग करें, आपको पता चल जाएगा कि ये एनालिसिस जो है वो कितना एक्यूरेट है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और आप सब जो है वो हमेशा नई चीज़ें सीखते रहें और लगन के साथ काम करें। इस मार्केट को सीख के आप बहुत कुछ जो है वो कर सकते हैं, और स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट वेज से एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।